इसमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, अभी-अभी आपसे बात करते हुए मैंने एक ऐसे डॉक्टर को देखा, एक आपका वो पार्ट देखा, जो शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, आपका वो भावुकता। मैंने आपको देखा जब भी आप माँ-बाबा का ज़िक्र कर रहे थे, जब भी उनका ज़िक्र आ रहा था, आपकी आँखें भर रही थी, आपकी ज़ुबान भर्रा रही थी, आपका गला रुंध रहा था। और आपकी छवि जो हमारे पास में थी, वो एक रिबेलियन की हमने देखी है। वो डॉक्टर जो सिस्टम से लड़ जाता है, वो डॉक्टर जो किसी भी सरकार से लड़ जाता है, वो डॉक्टर जो कि जिसके बारे में हम ये सोचते हैं जिसको टाइगर बोला जाता है, और वो डॉक्टर इतना भावुक। ये सर बड़ा एक आज ऐसा ऐसा आपका पार्ट हमने देखा, एक ऐसा आपका भावनात्मक रूप देखा। उस टाइम पे हम भी भावुक हुए जा रहे थे। मैं खुद उस टाइम पे काफी भावुक हो गया था। लेकिन सर बड़ा अजीब से तरीके से मेरे को लगा कि आपके बारे में जिस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से इतने भावुक इंसान हैं आप, इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं। और सर अभी इसी दौरान मैं एक और बात कहूंगा, इसी क्वेश्चन के साथ साथ ही, डॉक्टर ओम शंकर और विवाद, ये सर दोनों हमेशा से चोली दामन का साथ देखा गया है। अभी आपने भी बताया कि आप ये ऐसा रहे, विवादों में आप हमेशा घिरे रहे हैं। बेबाक रूप से आप कुछ भी चीज बोलते हैं, आपको किसी चीज से किसी से कभी डर नहीं लगा। आपने बोलने से पहले कभी ये नहीं सोचा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे। आपने जो था वो कह दिया। चाहे अगर हम बात करें कि 2017 में आपको नजरबंद तक कर दिया गया था, आपको मीडिया से मिलने नहीं दिया गया था, जहां तक मुझे याद है। तो और 19 किसी जो फार्मेसी उसके खिलाफ आपने सीबीआई की जांच तक के लिए कहा था, तो उसके बाद में कुछ जो कमेटी आई थी उसकी सब रिपोर्ट्स वगैरह का सीन था कुछ। आप स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी थी आपके पास उस टाइम पे, जिसको आपको दिखाने के लिए ना दिखा पाए, इसलिए वो मीडिया से आपको दूर रखने के लिए सब वहां पे सिक्योरिटी ने आपको बंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। 2019 में आप आमरण अनशन पे बैठ गए थे, केवल इसलिए कि एक नया एम्स आना चाहिए। एम्स जैसा नहीं चाहिए सुविधाएं, एम्स ही होना चाहिए, बीएचयू में होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका जो प्रश्न उठा सकते हैं, या वो क्यों नहीं उठा रहे। आप ही क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ही क्यों इसको, सारे क्वेश्चंस मेरी जिम्मेदारी क्यों है? क्यों नहीं ये लोग बोलते? क्या आप सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए हैं। मैं एक एक करके कोशिश करता हूँ कि हर सवाल का जवाब दूं आपको। सबसे पहले बात, एक मजबूत इंसान के अंदर की भावुकता के बारे में आपने पूछा, तो वो भावुकता कहाँ से आई है, मैंने पूरी कहानी बताई आपको। जी। और मेरा मानना है कि जो आप दिखते हैं वो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, और उसके पीछे, एक सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स की कहानी होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स की कहानी होती है, जो आप नहीं देखते। तो सिर्फ उस ओम शंकर को देखते हैं जो आज एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छे पद पर है, बस ये देखते हैं हम। लेकिन हमको ना तो उनके पास्ट के बारे में पता होता है, और ना ही उनके बनने की प्रक्रिया के बारे में होता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति भावनात्मक नहीं हो सकता, वो कभी भी एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान और अच्छे मनुष्य नहीं हो सकता, जिनके पास भावना नहीं है। और यही वो भावना है जिसको कि आप मेरे हर कार्यों में देख सकते हैं। जितने भी कार्य मैं करता हूँ उसके अंदर भावनाएं हैं, और उन हर से मैं उन भावनाओं से जुड़ा हूँ, उस गरीब से, गांव से, हर व्यक्ति से, इस देश से, इस मिट्टी से। वही भावना है जिन्होंने मुझे अमेरिका नहीं जाने दिया। मेरे पास ही इतनी प्रतिभा थी तो मैं भी अमेरिका, इंग्लैंड में बैठ के करोड़ों रुपये कमाता,
आज मैं भी बिल्कुल। कोई बिलियनियर होता, मेरे पास भी मर्सिडीज होती, 50 नौकर होते, मेरे जी, पास जी, इतने दिमाग है कि मैं हजारों करोड़ रुपया कमा सकता था। लेकिन जी, उस सब को लात मारकर मैंने एक सरकारी नौकरी चुनी, जहाँ पर गांव, गरीब और आम व्यक्ति की सेवा कर पाऊं। ये जो स्वास्थ्य है कुछ लोगों का ना होकर हर लोगों का, उसका भी हो जो गरीब है, अगर ये अमीरों के लिए है। ये मेरे जीवन का ही मुख्य मसला था, और यही भाव ना ही कहीं पर भी मानव अधिकारों के हनन, ये एक मानव अधिकार का हनन है, उसको आपको दिल से जोड़ता है। इसलिए आप दिल से लड़ते हैं। जब आप किसी चीज से दिल से जुड़े होते हैं तो आपको डर नहीं होता किसी चीज से। जी, और जी, और डर तो वैसे भी, जब मैं 4 साल से ही बचपन में अकेले ही रहता आया हूँ और उन परिस्थितियों से लड़ता आया हूँ, तो डर को तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। जी, इसलिए होता क्या है कि अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कोई भी आदमी मुझसे क्या ले सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो मुझे या तो नौकरी से निकाल सकता है या जान जी, से खत्म कर सकता है। दो ही तो आउटकम हो सकते हैं, जी, या तो मुझे गोली मार दे, मैं खत्म हो जी, जाऊं, दूसरा मेरे नौकरी से निकाल दे। ये तो कर सकता है कोई मुझे खत्म करने के लिए। जी, और शायद मेरी माताजी और जो भी मेरे माँ बाप ने सोचकर मुझे चिकित्सक बनाया, आप मुझे एक सरकारी नौकर होने से निकाल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर होने से मुझे आप नहीं निकाल सकते। मैं तब भी डॉक्टर बना रहा हूँ, जी, जी, और तब भी मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। ये आपके अधिकारों से अ, बाहर है, तो वो आप मुझे निकाल नहीं सकते। मैं चिकित्सक पैदा लिया हूँ और चिकित्सक ही मरूंगा। और दूसरी बात, जीवन और मौत तो सच्चाई है। जो भी जी, व्यक्ति पैदा लिया है, आज नहीं कल तो मरेगा ही। जी, हजारों सालों की उसी यातना और जिल्लत भरी जिंदगी जीने से मेरा मानना है कि वो सुकून की 2 पल की जिंदगी ही जिया जाए। जो शायद एक मनुष्य का वो दायरा होता है कि जब आप अपने घर के दरवाजे के बाहर देखकर किसी के दूसरे को दुख को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके लिए कुछ कर सकते हैं या लड़ सकते हैं। वहीं तो हम जी, मनुष्य होते हैं। जी, जब आप बिल्कुल, आप अपने परिवार, मैं, मेरा और मुझे यहाँ तक सिमट जाएंगे, तो क्या कहते हैं, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं या सोचते हैं, जब जी, आप मैं और मेरे में हैं तो आप एक जानवर के समान हैं। जी, और जब आप समाज में जाएंगे तो आपकी भावनाएं होगी, और जब कुछ होने का डर नहीं, तो फिर डर किस चीज का। एक्चुअल में एक चीज का है ना सर, डर तो कई बार क्या हो जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर अगर उसके खिलाफ भी कुछ किया भी जाएगा, तो जहां तक मुझे लगता है कि कई बार आदमी को खुद इस बात का डर लगता है कि ये ना चला जाए छोड़ के हमें। निकालने वाली बात तो सीन बाद में आ जाता है, क्योंकि कई बार इस चीज का डर हुआ रहता है कि जो क्वालिटीज हमारे हॉस्पिटल में है वो कई बार इनकी वजह से है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इतना बोल्डली नहीं कहना चाह रहा हूँ सर। जैसे अगर हम अभी जैसे और आपके जीवन के बारे में देखें सर, एक तो चीज मैं सर यहाँ पर थोड़ा एक चीज मैं यहाँ आपको जी, थोड़ा सा फिर कह रहे थे वो चीजें से हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा। आप जी, जी, आप हाँ, आपने ये भी कहा था कि विवादों से आपका चोली दामन का संबंध है। चोली दावत मेरा का जी, मेरा विवादों से चोली दामन का कोई संबंध नहीं है। ये जो है एक आप समझ सकते हैं कि आपको मैंने अपने देश की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, और जो ब्यूरोक्रेसी और आपका ये जो तंत्र है हमारे यहाँ जो काम करता है, वो किस तरह से बीमार है। और एक भौतिकी का सिद्धांत है, आप न्यूटन का लॉ है कि अगर आप परिवर्तन, कोई नहीं चाहता है परिवर्तन, बदलाव जो है उसके विरुद्ध हमेशा ही संघर्ष होता रहा है। और जब भी आप जी, परिवर्तन की बात करेंगे तो आपको ऑड वन आउट, यानी कि अलग तरह का आदमी जो है समझा जाएगा।
अगर आप जी स्वामी विवेकानंद जी को इस संदर्भ में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भी आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आम आदमियों के समझ में नहीं आए, तो सबसे पहले आपका अट्टहास उठाएंगे, यानी आपको जी मखौल और मजाक उड़ाएंगे, जी और उसके बाद भी देखेंगे कि नहीं आप रुके हैं तो आपका विरोध करेंगे, और फिर भी अगर आप नहीं रुके तो फिर एक दिन वही आदमी ये कहेगा, मुझे पता था ये लड़का एक ना एक दिन चल के बहुत बड़ा काम करेगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल और सही कहा। तो इसलिए अगर आप देखें तो जितनी भी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, ज़्यादातर लड़ाइयों में हर जगह अक्सर वो चीज़ें हुई जो मैं चाह रहा था, देर से हुई, पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं हुई, थोड़ी कम हुई, थोड़ी ज़्यादा हुई, तो ठीक है, वो कम-ज़्यादा तो एक अलग बात है। उसके बाद मेरे जीवन का उद्देश्य बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक एम्स बनाना या बनारस के बाहर कोई एम्स एक खड़ा करना, ये मेरे जीवन का कभी उद्देश्य था भी नहीं, है भी नहीं। मेरे जीवन जी का उद्देश्य है कि हर गरीबों को, हर व्यक्ति को, चाहे अमीर हो या गरीब, उसको स्वास्थ्य का अधिकार हो। तो मेरी लड़ाई एक अस्पताल की नहीं है, स्वास्थ्य के अधिकार की है। अगर आप देखें तो आज मैं इस इस आज के इस बजट जो अभी 2 दिन पहले पेश हुआ है, जी अपनी लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचा चुका हूं। आप भी जानते होंगे कि आज से 10-20 साल पहले कोई भी राजनीतिक इस देश का स्वास्थ्य पर भाषण नहीं करते थे। जी आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, मैंने आमरण अनशन किया था, मैंने 3 बार आमरण अनशन की है। वो एक बार नहीं 3 बार है, और सबसे पहला आमरण अनशन मैंने 2014 में किया था, जो सबसे बड़ा आंदोलन था, और वो 15 जी दिन तक मैंने आमरण अनशन किया था अपनी जान से खेलकर, 15 दिन तक। और उस आंदोलन को तोड़ने के लिए जिस तरह की श्री श्री आप आज श्री श्री हाँ रवि मेरे ख्याल यार से, जी रवि जी सिंह, जी, मेरे को याद, जी 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 जी। तो और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बीजेपी उस समय सत्ता में आने वाली थी। बीजेपी के सारे नेता, बड़े बड़े नेता मेरे पास आए थे और उन्होंने जी वादा किया था कि स्वास्थ्य इस देश का मुद्दा बनेगा। लेकिन जी ठीक है, उस समय उन्होंने आने के बाद यहाँ भी एम्स बनेगा, वो चीजें नहीं की, और चीजें वो चलती गई, और बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर एम्स यहाँ आने वाला था, यहाँ से गोरखपुर चला गया। तो उनको लगा कि भाई उनको लगा कि अगर मैं एम्स बना देता हूँ तो ओम शंकर जो है एक बड़ी हस्ती हो जाएगी और जी उनको अपनी एक पहचान आएगी। तो हर तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन मैंने कभी जी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मैं जीवन में क्यों ये काम कर रहा था, मुझे इंस्पिरेशन जी कहाँ से मिली थी, और आखिर जीवन के आखिरी पल तक मैं ये काम क्यों करूँगा। जी इस सब की जी कहानी जी मैंने आपको बता दी कि जी कुछ भी बिल्कुल, कर जी ले, बिल्कुल, लेकिन वो कोई मुझे इसे अपने अपने उद्देश्यों से हटा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे खून में रचा बसा है। मैं जिया हूँ, मैंने अपने भाई को जी 18 साल की उम्र में खोया हूँ, और अपनी माँ की उन उपेक्षा आकांक्षाओं को के साथ जिया हूँ, उससे वादे किए हैं। तो मैं इस जन्म में तो कोई मुझे हटा नहीं सकता है इससे। इसीलिए और उस 14 महीने जब सस्पेंड किया गया था, वनवास की तरह था जी मेरे लिए। 1 रुपया भी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, जितनी भी यातनाएँ थी सब फर्जी, वो जितने आज आप जितने भी ये किसान आंदोलन में होता हुआ दिख रहे हैं, वो सब मेरे साथ हो चुका है। और इसी तरह के मतलब 200 रात को पुलिस आई थी जब मैं आंदोलन पे आमरण अनशन पे था, मुझे उठाने के लिए, और इसी तरह से गुंडों को भेजा गया था। सामने गुंडे और हम लोग हैं, बैठकर गालियाँ दिलवा रहे थे, पत्थर चलवा रहे थे, क्या-क्या नहीं किया, बहुत सारे मारने की धमकियाँ दी, बहुत सारी चीज़ें की। मेरे पत्नी को कहा कि भाई अपने हस्बैंड को कहिए उठ जाए वरना इनको गोलियों से भून दूँगा। बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या-क्या बताऊँ, कहानी बहुत है, बहुत बड़ी है। फिर जब उनके बारे में मेरी जाँच कमेटी बैठी, तो जाँच कमेटी का अभी भी यूट्यूब पे वो कन्वर्सेशन है मेरा, जो मेरी जाँच कमेटी के जो चेयरमैन थे उसका, जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि मुझे जबरन आपकी विरुद्ध रिपोर्ट करवाई गई। फिर भी मैं 14 महीने तक सस्पेंड रहा, वो लड़ाई लड़ती रही, और किसी तरह से फिर से मैं अपने पद पर बहाल हुआ। तो ये लड़ाई जो है, इसलिए मेरे पास उस समय लोगों ने बहुत समझाया कि आप ये लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। जो जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो तो आपको कह रहा है कि ये नेतागिरी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इनका कोई चुनाव लड़ना होगा, इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। या मैंने कहा कि भाई ये बताइए, मैं तो बनारस का रहने वाला नहीं हूँ, तो जी मुझे बनारस में एम्स या इस देश के स्वास्थ्य सुविधाओं में
मैंने कहा कि एक ही डिमांड नहीं थी, मेरी ये भी डिमांड थी कि स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिले। सिर्फ हमारे जी, एक मांग को सिमटा कर लोगों को बताया गया, लेकिन वो ही जी, सिर्फ मेरी मांग नहीं थी। सबसे पहली मांग तो ये थी कि स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति को मिले, ये जी, पहली मांग थी। दूसरी मांग जी, थी कि हर 6 करोड़ की आबादी पर पूरे देश में एम्स बने। एम्स तीसरी होना मेरी चाहिए, मांग जी, थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसके लिए इस बार बजट दी है सरकार ने, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने की कोशिश की जाए। और जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, सबको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया जाए। और उसमें से एक डिमांड था कि काशी में भी एम्स खुले। और इसके पीछे जो वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि दुनिया के इतिहास में काशी वो जगह है जिसके बारे में लोगों को इतिहास पता नहीं है, जी, अपना बिल्कुल, भूगोल नहीं पता है, अपनी संस्कृति पता नहीं है। वो संस्कृति भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये क्यों चाहता था यहाँ पर हो, जी, क्योंकि आपने आपने आपको पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है ये चीजें, भी मैं आपको आज बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, जो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं उसके बारे में जानते जी, हैं, तो आपको पता होगा कि ये तो पता है सबको कि भगवान शंकर जी जब समुद्र मंथन हुए तो अमृत तो सब पी लिए और जहर कोई धारण करने जी, को नहीं थे, तो खुद जी, भगवान जी, शंकर ने उनका धारण किया। जी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और हाँ, फिर उनकी जान पहली बार इसी काशी की धरती पर बचाया गया, समझ गए। और वहां से शुरू होता है पहले चिकित्सक और पहले मरीज की कहानी दुनिया में, ओके। सृष्टि में। जी सर इस बारे में नहीं पता था, लिटरली नहीं पता हाँ, था हमें, तो मेरे मतलब लोगों को ज्यादा कंप्लीटली ज्यादा न्यू टू लोगों मी। को नहीं पता है। जी हाँ, जी, ज्यादा लोगों को ये इतिहास पता नहीं है, काशी वासियों को ये इतिहास पता नहीं है, भारतीयों हाँ, को ये हाँ। इतिहास पता नहीं है। और इसलिए वजह थी कि काशी में भी एक एम्स हो। तो कहीं और पे उसके डॉक्यूमेंटेड बाद है सर ये चीज लिखी हुई, एकदम ऐसा जो आप? एकदम डॉक्यूमेंटेड है सर, एकदम बिना डॉक्यूमेंटेड यही नहीं। और जी, बल्कि उसके बाद जो एक और चीज है कि आपको गर्व दूसरा इस चीज से होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी हाँ, हाँ। लोग आज सर्जरी कर रहे हैं, उन्होंने सर्जरी की कला इसी काशी में आकर सीखी है। और पूरी दुनिया में पहला विश्वविद्यालय इसी काशी में स्थापित हुआ था सर्जरी के लिए, ओके। देवोदास के द्वारा। जी। और वहां एम्स भगवान नहीं है सर, ये तो भगवान सही सही बात। भगवान धन्वंतरी के पुत्र देवदास के द्वारा, उनके वंशज। जी, 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 जी। तो सर आज भी एक इट्स धन्वंतरी। क्वाइट ए न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने जो दिया है वो बिल्कुल नया है, तो नोबडी वाज नोइंग अबाउट इट। मेरे ख्याल से यही तो शायद ही मैं किसी को बता ये रहा बात हूँ, पता। किसी को पता नहीं है ये चीजें। यहाँ पे आज भी एक जी, धन्वंतरी कुंड है, धन्वंतरी जी के जी। नाम से। उस जगह को भी ढूंढ लिया मैंने, तो वो कहाँ पर है। तो ये इतनी सारी वजह थी, इन वजहों की वजह से मैं यहाँ पर एम्स मांग रहा था, जिनको यहाँ के कुछ लोगों ने बहुत ही छोटी सोच और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से वो जी, उसमें खलल डाला। और इससे मेरा पर्सनल, मैं तो यहाँ तक कहा कि आप यहाँ एम्स बना दो, मुझे उस एम्स से कोई लेने देना। और इस शर्त जी, पे भी बना सकते हो कि मैं रिजाइन कर दूं, तो मैं रिजिग्नेशन लेटर लिख के आपको दे देता हूँ। और कभी मैं आऊंगा भी नहीं वापस लौट कर उस एम्स को देखने के लिए कि मुझे यहाँ काम करना है। क्योंकि जी। मैं एज ए डॉक्टर कहीं भी, मुझे पता है कि मैं कहीं भी कमा खा के यहाँ से जाऊंगा तो मैं करोड़ों हजारों करोड़ कमाऊंगा, ऐसा तो है बिल्कुल, नहीं कि आप। बिल्कुल। जी, तो मेरे लिए तो कोई ऐसी चीजें है नहीं कि उसमें मैं क्या कर लूंगा। जिस समाज के लिए, जिस समाज और जिस व्यक्ति और जिस देश के लिए मैं ये करता हूँ, वो व्यक्ति और वो समाज के लोग ही उसको गलत तरीके से देखते हैं। तो कंट्रोवर्सी से मेरा कोई नाता नहीं है, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, ये जी, परेशानी है। और दूसरा बात ये है कि आपने एक और चीज देखी होगी, कोरोना के संबंध में जो जितनी भी नीतियां हैं, आप देखिए जी, आज जी। जितनी भी चीजें हुई है, मैंने सारी चीजें मार्च में कह दी थी। और मेरे 4 फेसबुक बिल्कुल, लाइव है, बिल्कुल। जो 500 से जी, निकाल के आप देखते हैं। मैं जी, और मैंने देखा है और सर, आप उसमें आपने कहा था जी, कि ओपीडी खुलनी चाहिए। आप ओपीडी जी, कैसे बंद कर जी, सकते हो? जी हाँ, ओपीडी कैसे बंद हो सकते हैं, वो इतने बाद में, जब मैं 6 महीना लड़ने के बाद ओपीडी खुलवाया। और जी, पहली जी, दिन जब जी, मैंने ये बात कही तो मेरे चिकित्सक मित्रों ने ही मुझे गालियां दी। कहा कि जी, आप पागल हो गए हैं, कैसे कह रहे हो। जब लॉकडाउन किया गया था तो मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया।
मैंने कहा कि जी भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आप नहीं समझते हैं तभी आप लॉकडाउन कर सकते हैं। आप अपनी तुलना चीन और अमेरिका से नहीं कर सकते। उनकी अलग जी परिस्थिति है, आपकी अलग परिस्थितियां हैं। आपके जी लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए। बाद में सरकार ने वही की कि आपको कोरोना से जी लड़ना होगा, कोरोना से जीना होगा। यही चीज मैंने पहले कहा था कि ताकि जल्दी हर्ड जी इम्यूनिटी आएगी। अल्टीमेटली आज हम कोरोना को हर्ड इम्यूनिटी से ही हरा पाए। भले ही सरकार ने आज जी तक नहीं माना है कि ये जो है इसमें समाज में इसका ट्रांसमिशन हुआ और सोशल स्प्रेड के बारे में आज तक सरकार ने ऑफिशियल तरीके से नहीं माना। जब कोरोना मर चुका है तो हर्ड इम्यूनिटी कहाँ से आई, क्यों मर रहा है कोरोना? जी मैंने उस जी समय ही बहुत सारे जब उस समय आपको ब्लड थिनर्स के रोल के बारे में नहीं पता था, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में नहीं पता था, तब मैंने जी उसके बारे में सोची। ये जो टैगिंग था ग्रीन, रेड और येलो, ये टैगिंग के बारे में मैंने बात की थी। कई सारी जी चीजों के बाद में बातें की थी जो बाद में जाके सरकार धीरे धीरे, मैंने हमेशा कहा था कि इस देश के जो हर 6 करोड़ आबादी में एम्स होना चाहिए और चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनके जी टोटल बजट 10% जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए और जी 10% शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए और 10% किसानों पर होना चाहिए। हमारे जी जीवन के जितनी भी लड़ाइयां हैं इसी 3 बिंदु पर आधारित है और जीवन का आखिरी उद्देश्य इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित है कि शिक्षा के लिए इस देश में 10% टोटल बजट एलोकेटेड हो, स्टेट में भी और सेंटर में भी। स्वास्थ्य के ऊपर 10% बजट हो, स्टेट में भी और सेंटर में भी, और किसानों को टोटल बजट का 10% आवंटित हो। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में उसको जिस तरह से आप अभी जो बहुत जैसे देखिए क्या है कि जिस पेड़ में पानी देंगे, जहाँ बीज लगाएंगे वहीं पर पौधे उगेंगे, वही बिल्कुल बिल्कुल डाला है। बिल्कुल और 60% 70% जिस देश की आबादी किसी पर आधारित हो, उसको अगर आप छोड़ देंगे तो वो देश कैसे आगे जाएगा? कुछ आपने जैसे सर अभी इसी बारे में मैं आपसे बात करूं सर। मैं मतलब थोड़ा सा और आपको मतलब मैं ऐसी बात पूछ रहा हूं। अगर आज की तारीख में देखते हैं तो आप अपने फेसबुक पोस्ट में, आप ट्विटर पे, आप बड़ी प्रमुखता से, बड़े मुखर होके फार्म बिल के ऊपर, किसान के ऊपर बात कर रहे हैं। इस बात को तो हम समझ गए क्योंकि आप किसानी और उसको आपने जमीन से देखा है, आपने किसान को जमीन से देखा है, आप उसमें रह के आए हैं। आपने आज भी आप गरीबों को इलाज कर रहे हैं, आप वहां पे देख रहे हैं गरीब की हालत क्या है। उसमें किसान भी आ रहे हैं, उसमें और मजदूर भी आ रहे हैं, हर तरीके का तबके के बंदे आ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। इस चीज को तो हम बहुत अच्छे से समझ गए सर। पर सर कई बार हमने क्या देखा कि किसान बिल के ऊपर आपने इतनी प्रमुखता से बोला। सर आपको जैसे सरकार ये 3 बिल लेकर आई है, सरकार कह रही है कि ये तो किसानों के भले के लिए है। किसान कह रहे हैं हमें ये बिल नहीं चाहिए। उनका बिल्कुल मैंने टिकैत जी से भी बात करी, हमारा इंटरव्यू है टिकैत जी के साथ में। उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये किसान मर जाएगा। यहाँ की भाषा में अगर हम बात करें सर, उनका वर्जन था कि किसान तो थोड़ा मर जाएगा जी। वो उन्होंने जिस तरीके से बात कही, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जहर खा लेगा किसान तो नौकरी करेगा, इनके यहाँ पे हल्ली हो जाएगा। इस तरीके से उनका वर्डिंग्स था। तो अभी एग्जैक्ट में अगर हम देखें आपका वर्जन, सर आपको क्या लगता है किसान बिल ठीक है नहीं है?